सिटी रेफ्रिजरेशन ये आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट 25 जुलाई है एंड ये आईपीओ में जम के बिडिंग होने वाला है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला क्योंकि ये आईपीओ का जो जीएमपी है वो अभी से ही 64% का अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके जीएमपी में और भी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या ऐसा काम करती है जिस वजह से ये आईपीओ का जीएमपी इतना हाई चल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट का भी एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी अपने आईपीओ को कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आप लोगों को सिटी रेफ्रिजरेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है ये 117.33 करोड़ है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑफर फॉर सेल का जो क्वांटिटी है ये 22.81 करोड़ का है। वहीं बात करें फ्रेश इशू के बारे में तो उसका क्वांटिटी हम लोगों को 94.51 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसका जो इशू प्राइस है, जो इसका अपर कट ऑफ होने वाला है, ये हम लोगों को 125 रुपीज पर शेयर का देखने को मिल रहा है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 2000 शेयर देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप मिनिमम एक लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस आईपीओ में बिडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,50,000 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें यह आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 2 रुपीज पर शेयर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 25 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 29 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 31 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 31 जुलाई को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है एंड एग्जैक्टली क्या काम करती है। सिटी रेफ्रिजरेशन लिमिटेड 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 20 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर इस कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो ये कंपनी HVAC बनाती है, मतलब कि हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाती है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारा इक्विपमेंट बनाती है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में आता है। अगर ये देखें कि ये कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाला जो इक्विपमेंट है या फिर जो भी मशीन है वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज के यूज में आता है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ऑटोमेशन। इसके अलावा मरीन, प्रिंटिंग मीडिया, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और जनरल इंजीनियरिंग वाले इंडस्ट्रीज में ये कंपनी के द्वारा बनाया गया हुआ इक्विपमेंट यूज में आता है। इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको चिलर, टेस्टिंग इक्विपमेंट, मरीन HVAC सिस्टम, प्रिंटिंग चिलर, इसके अलावा अगर किन्हीं को कुछ कस्टमाइज करके अपना इक्विपमेंट बनाना है तो उसको भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है उसका आप यहाँ पे डिटेल देख पाओगे। एंड अब हम लोग ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट सेक्शन है, उसको और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये कंपनी के प्रोडक्ट को आप दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला आ गया मरीन इंडस्ट्रीज एंड सेकंड में आप बाकी अदर इंडस्ट्रीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ये कंपनी का ज्यादा फोकस मरीन इंडस्ट्रीज पे रहता है। एंड मरीन इंडस्ट्रीज में ये कौन कौन सा सेगमेंट में काम करती है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इसके अलावा जो बाकी इंडस्ट्रीज है उसमें भी ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड काम करती है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम लोग इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाला कुछ प्रोडक्ट का इमेज भी देखने को मिल जाता है। ये जो इक्विपमेंट है ये आपको नॉर्मली कहीं पे देखने को मिलेगा नहीं, ये मरीन वाले इंडस्ट्रीज में आता है। इसका यूज आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिप में एयर कंडीशनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ये यहाँ पे चिलर वाटर प्लांट है। एंड ये इक्विपमेंट का भी यूज आपको मरीन इंडस्ट्रीज में ही देखने को मिलेगा। क्रूज शिप या फिर कार्गो शिप में आपको ये सारा इक्विपमेंट देखने को मिलता है।
ओवरऑल ये कंपनी एक काफ़ी यूनिक सेक्टर में काम करती है, काफ़ी यूनिक इक्विपमेंट बनाती है। दैट्स व्हाई आपको इस आईपीओ का बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका ये क्या यूज़ करने वाली है? तो ये आईपीओ में जो फ्रेश इश्यू है, उसमें से ये कंपनी 70 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, उसमें ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज में लाएगी। ओवरऑल आईपीओ से पैसा रेज करके ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रही है, अपने आप को और अपग्रेड नहीं कर रही है। मेनली इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। दैट्स वाई ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है स्टॉक मार्केट में। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे इसका रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सीधी रेफ्रिजरेशन का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का अगर ब्रेक डाउन करें, तो 2023 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 50.58 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 80 करोड़ पे पहुंच जाता है। 2023 से लेके 2024 के बीच में ये कंपनी में हम लोगों को काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। एंड 2024 से 2025 के बारे में बात करें, तो उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 80 करोड़ से इंक्रीज होके 98.73 करोड़ पे पहुंच गया है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में इसका जो नेट इनकम है ये 2.57 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 11.53 करोड़ पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को 2023 से लेकर 2024 के बीच में काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। एंड अभी 2025 के बारे में बात करें, तो उसमें ये कंपनी का नेट इनकम 13.55 करोड़ का है। ओवरऑल इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ईयरली बेसिस पे लगातार इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी में इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रखता है कि उस कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम कैसे ग्रो कर रहा है। एंड अब अगर हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें, तो इसका जो ईपीएस है वो 5.25 का देखने को मिलेगा। एंड जो इसका पी रेशियो है वो आप लोगों को 22 से लेके 24 के बीच का देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों को 2024 से लेके 2025 के बीच में गिरावट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के ROCE परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पे भी इसका जो 2024 का डाटा है उसके मुकाबले 2025 में गिरावट देखने को मिला है। सेम पैटर्न हम लोगों को ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज में भी दिख जाता है। इसके अलावा अगर लास्ट में हम लोग ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी ईयरली बेसिस पे गिरावट आ रहा है, बट ये एक पॉजिटिव साइन है। ओवरऑल अगर इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें, तो जो डाटा हम लोगों को दिखाया जा रहा है वो ठीक ठाक ही डाटा है। बट यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसका जो RONW परसेंटेज है, ROCE परसेंटेज है, इसके अलावा जो इब्डा परसेंटेज है, तीनों में ही 2024 के मुकाबले 2025 में गिरावट आया है। बट अगर ये कंपनी आईपीओ आने के बाद अपने आप को मेंटेन करती है और वापस से इसमें अगर ग्रोथ आए, तो फिर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। एंड ये सारा डाटा को देखते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये आईपीओ थोड़ा सा 50-50 है। प्रोबेबिलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करे। बट अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के बारे में, तो उसमें नो डाउट ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एंड इसके पीछे का जो वजह है वो है इसका करंट जीएमपी। बिडिंग ओपन होने के 2 दिन पहले ही ये आईपीओ का जीएमपी 80% का है। अगर जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 64% का है। और उम्मीद है कि ये आईपीओ के जीएमपी परसेंटेज में आपको थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। ओवरऑल ये आईपीओ अगर स्टॉक मार्केट में 205 रुपीज पे भी लिस्ट होती है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आपको 80,000 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में अगर इसके जीएमपी परसेंटेज में गिरावट नहीं आया, तो फिर नो डाउट ये आईपीओ आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये था श्री रेफ्रिजरेशन का डिटेल एनालिसिस वीडियो। एंड अगर आपको ये आईपीओ के अलावा किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।